स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल पर के साथ सामने मोतियों पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों, बिहार के अंदर किस तरीके से नीतीश कुमार के अचानक से इस्तीफा दिए जाने और राज्यसभा में जाने की चर्चाएं तेज हो गई और मामला इतना आगे पहुंच गया कि बीजेपी के नेता ने इस पूरे मामले को होली का मजाक बता दिया दोस्तों। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार के घर पर हुई है बैठक और बताएंगे कैसे राज्यसभा के नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं नीतीश कुमार और किस तरीके की चर्चा चल रही है दोस्तों। क्या वाकई नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पोस्ट से इस्तीफा देने जा रहे हैं और बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाएंगे या भारतीय जनता पार्टी को दिया जा रहा है एक बहुत बड़ा धोखा? बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि नीतीश कुमार कभी भी बिहार की गद्दी नहीं छोड़ेंगे और फिर से अमित शाह के साथ में होगा एक बहुत बड़े तरीके का मजाक, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर पूरे देश भर के अंदर होली मनाई जा रही थी दोस्तों। लेकिन अचानक से एक बड़ी खबर बिहार से सामने आती है। खबर यह होता है कि नीतीश कुमार राज्यसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और नीतीश कुमार राज्यसभा का सांसद बनेंगे और बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार के अंदर बनेगा दोस्तों। जैसे ही ये खबर फैली वैसे ही इस बारे में सच्चाई जुटानी शुरू कर दी गई, तो पता चला कि जनता दल यूनाइटेड के कई मंत्रियों के साथ में नीतीश कुमार ने अपने घर पर मुलाकात की है। विजेंद्र यादव से लेकर अशोक यादव से नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है। जेडीयू के कई बड़े नेताओं ने नीतीश कुमार से राज्यसभा जाने से मना किया है, यानी ऐसी चर्चाएं चल रही है जो सूत्रों का हवाला देकर दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाकर उनके साथ में एक और जनता दल यूनाइटेड के नेता को उप मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी का सीएम बनाकर राज्यसभा का सांसद बन जाएंगे दोस्तों। राज्यसभा का सांसद बनने के बाद उनको या तो मोदी सरकार में मंत्री का पोस्ट मिल जाएगा या फिर आने वाले चुनाव के अंदर उनको कोई और बड़ा पोस्ट दिया जा सकता है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार कभी भी मुख्यमंत्री का पोस्ट छोड़ेंगे? दोस्तों मुख्यमंत्री का एक अलग ही पावर होता है। बिहार के अंदर नीतीश कुमार का दबदबा है। नीतीश कुमार के कहने पर पूरा का पूरा बिहार का तंत्र चलता है दोस्तों। ऐसे में जेडीयू के नेताओं ने जाकर नीतीश कुमार से कहा है कि कृपया ये फैसला मत लीजिए और निशांत को उप मुख्यमंत्री बनाकर आप यहां पर बीजेपी का मुख्यमंत्री मत बनवाइए। यानी जनता दल यूनाइटेड के नेता नहीं चाहते हैं कि राज्यसभा चले जाए नीतीश कुमार। ऐसे में दोस्तों ये चर्चाएं सुबह से लगातार सूत्रों के हवाले से चलाई गई और बड़ी बात यह है कि लगातार मीडिया में चल रही थी दोस्तों। यानी बार बार एक ही बात बोला जा रहा था, तो इससे लग रहा था कि कहीं ना कहीं इसमें इतनी सच्चाई है कि हो सकता है कि नीतीश कुमार का आज ही इस्तीफा सामने आ जाए। हालांकि इसे लेकर जनता दल यूनाइटेड के नेता ने मीडिया के सामने ऐसी कोई बात नहीं कही है दोस्तों। और मामला जब बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह के पास पहुंचा तो गिरिराज सिंह ने इस पूरे मामले को होली का मजाक बता दिया दोस्तों। बीजेपी के नेता ने कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री ही रहेंगे। हालांकि बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह के इस बयान को दो तरीके से देखा जा सकता है दोस्तों। या तो इनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है या फिर इनको लग रहा है कि अगर नीतीश कुमार राज्यसभा का मेंबर बन जाते हैं यानी राज्यसभा का सदस्य बन जाते हैं और मुख्यमंत्री का पोस्ट खाली होता है, तो आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर मुख्यमंत्री बनने के लिए किसी नेता का नाम सबसे आगे चल रहा है तो वो सम्राट चौधरी। और अगर सम्राट चौधरी को अगला बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार में बना दिया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और कई बार सांसद मोदी सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह का सपना टूट जाएगा और गिरिराज सिंह कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, क्योंकि गिरिराज सिंह से कम उम्र के हैं सम्राट चौधरी। और सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनने का मतलब अगले 20-25 साल तक भारतीय जनता पार्टी में वही बिहार के अंदर नेता होंगे दोस्तों। क्या ये भी एक कारण है कि गिरिराज सिंह इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि नीतीश कुमार बिहार छोड़कर राज्यसभा के सीट पर चुनकर जाएंगे? ऐसे में कई सूत्रों ने दावा किया है कि उन्होंने राज्यसभा के नामांकन को लेकर भी अपना सिग्नेचर कर दिया, यानी नामांकन पत्र पर साइन कर दिया है और आज उनका नामांकन नीतीश कुमार का दाखिल हो सकता है। लेकिन इसे लेकर कोई पुख्ता जानकारी नहीं है दोस्तों, जबकि बिहार के जो लोकल पत्रकार है उनके द्वारा भी ये अपडेट दी गई है। बिहार की राजनीति पर पल पल की अपडेट देने वाले ज्ञानेश्वर एक बड़ी जानकारी देते हैं दोस्तों। वो बताते हैं कि दिल्ली से लुटियंस की खबर यह है कि नीतीश के बाद बिहार सीएम की रेस में सबसे आगे सम्राट चौधरी चल रहे हैं। 15 मार्च के पहले ही सत्ता का हस्तांतरण हो जाएगा, यानी नीतीश कुमार से बीजेपी के पास मुख्यमंत्री का पोस्ट चला जाएगा। इसके बाद वो दावा करते हैं कि दिल्ली से लुटियंस की यह खबर है, नीतीश के बाद बिहार सीएम की रेस में सबसे आगे सम्राट चौधरी है। सवाल तो यह है कि क्या नीतीश कुमार वाकई इस्तीफा देंगे? क्या आपको लगता है दोस्तों कि नीतीश कुमार अपना इस्तीफा देंगे? क्योंकि नीतीश कुमार एक ऐसे नेता है जो गद्दी इतनी जल्दी छोड़ते नहीं है। बेशक गद्दी पकड़े रहने के लिए उनको विचारधारा पलटनी पड़ जाए तो वो भी करते हैं। तो ऐसे में क्या नीतीश कुमार इतनी जल्दी मुख्यमंत्री का पोस्ट छोड़ेंगे और वो भी राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए? ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि पुत्र मोह में हो सकता है कि वो कोई बड़ा फैसला ले ले। लेकिन दूसरी अपडेट दैनिक भास्कर में भी छपी है, इसमें बताया जाता है कि जेडीयू के नेताओं ने नीतीश कुमार से मुलाकात करते हुए कहा कि कोई ऐसा फैसला मत लीजिए, आप हमारे साथ रहिए और हम लोग बिहार में मिलकर सरकार चलाएंगे। ऐसे में एक बात सबको पता है कि बीजेपी वाले अगर नीतीश कुमार पर दबाव बनाएंगे तो नीतीश के पास हमेशा से महागठबंधन के साथ जाकर सरकार बनाने का
विकल्प खुला हुआ है दोस्तों, क्योंकि महागठबंधन के पास टोटल 40 विधायक है और नीतीश कुमार के पास 89 विधायक है, तो आराम से आंकड़ा बहुमत से पार हो जाता है और आराम से सरकार बन जाएगी। तो ऐसे में नीतीश कुमार को डरने की कोई बात नहीं है, विपक्ष ने भी इशारा कर ही दिया है। तो ऐसे में दोस्तों देखना यह होगा कि क्या नीतीश कुमार पर दबाव बना रहे हैं अमित शाह, और क्या अमित शाह एक बार फिर से नीतीश कुमार पर दबाव बना पाएंगे, क्योंकि नीतीश एक ऐसे नेता है जो जल्दी दबाव में आते नहीं है और अमित शाह को कई बार उन्होंने बिहार की राजनीति में धूल चटाई है। तो एक बार फिर से ऐसा हो सकता है कि नीतीश कुमार पूरे के पूरे मीडिया तंत्र का इस्तेमाल करते हुए भारतीय जनता पार्टी कितने पानी में है इस बात को नापने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी वाले कितने ज्यादा उत्सुक है नीतीश को हटाने के लिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या नीतीश कुमार अपनी गद्दी इतनी जल्दी छोड़ेंगे जितना बीजेपी और उसके गोदी मीडिया वाले को लग रहा है? आपकी जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें इधर इंडिया गठबंधन ने भी अपनी एकजुटता दिखाते हुए एकमात्र सीट जिस पर इंडिया गठबंधन जीत सकती थी महाराष्ट्र के अंदर, उस पर फैसला लिया है कि शरद पवार को आगे भेजा जाएगा, यानी शरद पवार को राज्यसभा का मेंबर बनाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे की पार्टी की मदद से शरद पवार राज्यसभा जाएंगे, इस बात की घोषणा कर दी गई है। राज्यसभा की सीट को लेकर महाराष्ट्र के अंदर केवल एक ही सीट है जो विपक्ष के खाते में जा सकती है दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी सीट को लेकर दावेदारी कर रही थी। शिवसेना यूबीटी भी चाह रही थी कि एक बार फिर से प्रियंका चतुर्वेदी को राज्यसभा भेजा जाए, लेकिन बाद में फैसला लिया गया कि शरद पवार ही अभी केंद्र की राजनीति करेंगे और शरद पवार को ही भेजा जाएगा, राज्यसभा भेजा जाएगा। तो विपक्ष ने अपनी कम सीटें होने के बावजूद अपने नेता को राज्यसभा भेजने का फैसला लिया है। नीतीश कुमार को इसे सीख लेनी चाहिए। नीतीश कुमार के पास तो इतना बड़ा नंबर है, क्या वो मुख्यमंत्री का पोस्ट केवल एक राज्यसभा के सीट के लिए कुर्बान कर पाएंगे? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के 4 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। ऐसे में तीसरी बार रामदास अठावले को टिकट दिया गया है। राज्यसभा का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद रामदास अठावले ने पार्टी नेतृत्व का आभार जताया है दोस्तों, यानी इनकी खुद की अलग से पार्टी है आरपीआई पार्टी। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी इनको अपने पार्टी से टिकट देकर राज्यसभा का मेंबर बनाकर भेज रही है दोस्तों। रामदास अठावले ने कहा कि जिन लोगों के साथ मैं रहता हूं उनके विजन के लिए काम करता हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास का जो एजेंडा लागू किया है, विकास करना उनकी भूमिका है और देश की अर्थव्यवस्था चौथे नंबर पर आ गई है, तीसरे नंबर पर आएगी। उन्होंने आगे कहा कि मुझे देश भर में फिर से काम करने का मौका मिलेगा, यानी रामदास अठावले को भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट पर राज्यसभा भेज रही है दोस्तों। रामदास अठावले जो एक टाइम में दलित समाज के बड़े नेता हुआ करते थे, आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी की कृपा पर इनको राज्यसभा की सीट मिल रही है। तो इससे पता चल रहा है कि इनका खुद का दबदबा पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और ये भारतीय जनता पार्टी के कृपा पर राजनीति कर रहे हैं, यानी बीजेपी के ब्लेसिंग से राजनीति चल रही है इनकी। अगर आप भी मानते हैं कि अब ज्यादा दिन इनकी राजनीति चलेगी नहीं और इनकी पार्टी जो थी वो धीरे धीरे करके अब खत्म होने के कगार पर है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए एक बड़ा राजनीतिक धमाका किया है। मुंबई में आयोजित एक जन विरोध प्रदर्शन के दौरान आंबेडकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधा अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि वे अपनी 2 विवादित रील्स को सार्वजनिक होने से रोकना चाहते हैं तो उन्हें तुरंत प्रधानमंत्री के पोस्ट से इस्तीफा दे देना चाहिए। आंबेडकर ने अपने भाषण क्लिप में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि जिनमें उन्होंने एफटीन और मुजरा मोदी जैसे विवादित हैशटैग का इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी अप्रैल तक हम लोग इंतजार करेंगे, आपकी 2 रील्स बाहर लाए बिना हम चैन से नहीं बैठेंगे, अगर उन रील्स को रोकना है तो कुर्सी खाली करें। दिलचस्प बात यह है कि आंबेडकर ने पूरी सरकार के इस्तीफे की मांग नहीं की बल्कि नरेंद्र मोदी के बलिदान की बात कही है, यानी उनके इस्तीफे की मांग की है ताकि देश की संप्रभुता सुरक्षित रहे। प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रैल तक इंतजार करो, तुम्हारी 2 रील्स बाहर निकाले बिना चैन से नहीं बैठूंगा, अगर उन रील्स को रोकना है तो कुर्सी खाली करे। दिलचस्प बात यह है कि आंबेडकर ने पूरी सरकार के इस्तीफे की मांग नहीं की बल्कि केवल मोदी के बलिदान की बात कही ताकि भारत की संप्रभुता सुरक्षित रह सके। प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रैल तक इंतजार करो। कुल मिलाकर दोस्तों नरेंद्र मोदी को खुले तौर पर उन्होंने धमकी दी है, क्योंकि एफटीन फाइल में नरेंद्र मोदी का नाम आया था, तब से लगातार प्रकाश आंबेडकर की पार्टी नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कह रही है कि एफटीन फाइल के दबाव में नरेंद्र मोदी लगातार अमेरिका के दबाव में आकर भारत के खिलाफ फैसला ले रहे हैं, भारत की संप्रभुता के साथ में मजाक किया जा रहा है। इसीलिए नरेंद्र मोदी का हम लोग जोरदार तरीके से विरोध करेंगे और एफटीन फाइल से जुड़े मामले को लेकर उन पर जो दबाव बनाया जा रहा है, हम लोग इस पर 2 विवादित रील्स जारी करेंगे। अब वो कौन से विवादित रील्स है दोस्तों, अप्रैल तक का मौका दिया गया है, देखते हैं क्या अपडेट सामने आती है। जो भी जानकारी आएगी आप तक लगातार सारी जानकारी पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जिसमें दिल्ली के चर्चित आबकारी नीति मामले को लेकर एक नया मोड़ आया है दोस्तों। केंद्रीय जांच ब्यूरो दिल्ली आबकारी नीति मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए राव रेवेन्यू कोर्ट के फैसले में गंभीर खामियां बताई गई है। सीबीआई ने अपनी अपील में कहा है कि विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने मामले में मिनी ट्रायल चला दिया और एजेंसी के सबूतों को पूरी तरीके से समझे बिना आदेश पारित कर दिया। एजेंसी ने यह भी कहा कि जज ने अभियोजन
संगठन पक्ष के मामले को चुनिंदा तरीके से पढ़ा और पूरे षड्यंत्र के समग्र रूप को नहीं देखा। ये मामला 2021-22 की दिल्ली की नई आबकारी नीति से जुड़ा हुआ है, जिसके बाद वापस ले लिया गया था। सीबीआई का आरोप है कि इस नीति को बनाते समय जानबूझकर ऐसे बदलाव किए गए जिनसे निजी कंपनियों को फायदा पहुंचे और बदले में कथित रूप से आर्थिक लाभ लिया गया। ट्रायल कोर्ट ने क्या कहा था इस पर, यह भी एक बड़ी बात है दोस्तों। कुल मिलाकर राव रेवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने 27 फरवरी को आदेश जारी करते हुए सीबीआई की तरफ से पेश किए गए दस्तावेज और साक्ष्य को पहली नजर में कोई ठोस मामला नहीं बताया और कहा कि इसमें तो ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे कार्रवाई हो सके। और इसके बाद 22 जज बरी कर दिया गया सारे लोगों को। टोटल 23 लोगों को बरी किया गया था, जिसमें अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का भी नाम था। इसके बाद अब सीबीआई के लोग हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। अब देखते हैं आगे दिल्ली हाईकोर्ट में क्या कुछ होता है दोस्तों। अब दिल्ली हाईकोर्ट क्या इस मामले पर संज्ञान लेगा या फिर इस मामले पर लोअर कोर्ट के द्वारा लिए गए फैसले का समर्थन किया जाएगा। जो भी अपडेट आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर दोस्तों केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन और सीहोर जिले के अंदर भैरूदा में मामा कोचिंग सेंटर शुरू करने की बात कही है। विदिशा के संसदीय क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा में फ्री कोचिंग दिए जाने को लेकर यह फैसला लिया गया है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखिएगा जरूर। साथ साथ लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को दिल्ली स्थित एआईसीसी यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में कांग्रेस के नेताओं और समर्थकों के साथ में होली मनाई। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने शुभकामनाएं दी और शुभकामना देते हुए उन्होंने कहा कि हैप्पी होली आप सभी लोगों को, सबको प्यार भरी नफरत मिटाने वाली हैप्पी होली। राहुल गांधी ने कामना की वो त्योहार के अंदर लोगों के लिए कामना करते हैं कि लोग नफरतों को दूर करें। उन्होंने होली के माध्यम से लोगों के जीवन में आशा, सुखी और उत्साह की कामना की है। दोस्तों कांग्रेस के नेता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लोगों को यह विश किया है और संघर्ष और विवादों का अंत होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के सांसद राजीव शुक्ला ने होली की शुभकामनाएं दी है। ऐसे और भी कई सारे लोगों के द्वारा, कांग्रेस के लोगों के द्वारा शुभकामनाएं दी गई है। दोस्तों कुल मिलाकर राहुल गांधी खुद भी होली खेलते हुए नजर आए, जबकि आप लोगों को नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर नहीं दिखी होगी जिसमें नरेंद्र मोदी होली खेल रहे होंगे। तो इससे पता चलता है दोस्तों की त्योहारों को लेकर राहुल गांधी कितना वैल्यू करते हैं, कितना उस बात की कीमत समझते हैं लोगों के त्योहार को लेकर। और एक और नरेंद्र मोदी है जो होली के त्योहार में एक तस्वीर भी नहीं डालते कि उन्होंने कहीं कोई रंग लगाया हो। आप लोगों की क्या राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें असम के अंदर कांग्रेस पार्टी ने अपने 42 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। दोस्तों पार्टी ने 42 उम्मीदवार जो मैदान में उतारे हैं उसमें दिग्गज नेता गौरव गोगोई को जोरहाट सीट से चुनाव लड़वाया जा रहा है, यानी जहां से उनके पिता चुनाव लड़ा करते थे तरुण गोगोई और कई बार मुख्यमंत्री रहे असम के, तो अपने पिता की सीट पर एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। और गौरव गोगोई क्योंकि 24 के चुनाव में लोकसभा के अंदर भी जीते थे दोस्तों, तो सांसद के तौर पर भी वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, यानी सांसद होते हुए विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। एक तरीके से विधानसभा के प्रति, चुनाव के प्रति अपना रूप दिखाना चाहते हैं, अपना रंग दिखाना चाहते हैं कि वो कितना सम्मान करते हैं विधानसभा के चुनाव का और किस तरीके से हिमंता बिस्वा शर्मा को इस बार बुरी तरीके से चुनाव हराने को लेकर प्रतिबद्ध है। अगर आप भी मानते हैं कि हिमंता बिस्वा शर्मा को चुनाव हराकर मानेंगे गौरव गोगोई, और जिस तरीके से वो 42 उम्मीदवारों के साथ दावेदारी अभी से ठोक रहे हैं बिना चुनाव की घोषणा से पहले, तो इससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी तैयारी हो रखी है असम के चुनाव को लेकर। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में अमेरिका इजराइल के ईरान पर हमले के बाद पश्चिम एशियाई देशों के अंदर संघर्ष के बीच में अपने ऊर्जा संयंत्रों पर हमले को लेकर कतर ने तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी एलएनजी का उत्पादन रोक दिया है दोस्तों। यानी एलएनजी अब नहीं बनाए जा रहे हैं, यानी नहीं निकाला जा रहा है। इसका असर दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर पड़ेगा दोस्तों। भारत अपनी गैस की जो जरूरत होती है उसका एक बड़ा हिस्सा कतर से मंगवाता है और एलएनजी के अनुबंधों पर यह पूरा मामला निर्भर करता है। कतर से खेप का जो आवागमन अस्थायी रूप से रुकने के कारण जो भारत के औद्योगिक उपभोक्ता है, जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं दोस्तों, इससे काफी प्रभावित हो सकते हैं। कंपनियों की आपूर्ति में 40% तक की कटौती देखने को मिल सकती है। और भारत के अंदर जो बड़ी इंडस्ट्री है दोस्तों, वहां पर अगर एलएनजी नहीं पहुंचेगा तो इसे उत्पादन में काफी ज्यादा असर पड़ेगा। कुल मिलाकर दोस्तों एलएनजी का बजट भी भारत का और ज्यादा बढ़ने वाला है। अगर कहीं और से भारत एलएनजी खरीदेगा तो उसको और महंगा पड़ेगा। तो कुल मिलाकर भारत जो सस्ते में एलएनजी खरीदता था, अब वो भी इससे डायरेक्ट प्रभावित होने वाला है। कतर ने एलएनजी के उत्पाद पर रोक लगा दिया है, उत्पादन पर रोक लगा दिया है, प्रोडक्शन पर रोक लगा दिया गया है, जो काफी गंभीर मामला है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी और दक्षिण 24 परगना जिले के अंदर वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की फाइनल लिस्ट जारी होने पर 2 लोगों के जान देने को लेकर अपडेट आ रही है दोस्तों। तृणमूल कांग्रेस ने इन घटनाओं के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराते हुए बीजेपी के साथ साजिश के आरोप लगाते हुए दावा किया कि एसआईआर से जुड़े तनाव के कारण अब तक राज्य में 110 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दक्षिण 24 परगना के घोलपाड़ा के अंदर 44 साल के रफीक अली
अजी नाम के एक व्यक्ति का नाम अंडर एजुकेशन कैटेगरी में आ गया था, जिसमें वे तनाव में थे, जिसके कारण वो तनाव में थे। यानी उनको एक बार फिर से जाकर ये साबित करना पड़ता कि उनका नाम सही तरीके से जोड़ा गया है, यानी अपने आप को बंगाल का साबित करना पड़ता। ऐसे ही जलपाईगुड़ी में 62 साल के मोमो विक्रेता गौरांग दे का नाम 28 फरवरी को पब्लिक लिस्ट से डिलीट की कैटेगरी में डाल दिया गया, जिसको लेकर वो भी काफी चिंता में थे और दोनों की मौत को इससे जोड़कर तृणमूल कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी सरकार और चुनाव आयोग के द्वारा कराए जा रहे एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को लेकर फिर से गंभीर सवाल खड़े किए हैं। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें डीएमके और कांग्रेस पार्टी ने सीट शेयरिंग को लेकर आखिरकार एक बड़ी अपडेट दी है। अपडेट तमिलनाडु से है, जहां डीएमके और कांग्रेस पार्टी के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत के बाद यह तय हुआ है कि कांग्रेस पार्टी 28 विधानसभा सीटों और 1 राज्यसभा की सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी ने तमिलनाडु के अंदर अपने बड़े बड़े नेताओं को भेजा था। केसी वेणुगोपाल और चिदम्बरम गए थे डीएमके पार्टी से मुलाकात करने के लिए। कांग्रेस ने 35 सीटों पर अपनी दावेदारी करी थी दोस्तों, जबकि डीएमके पार्टी केवल 25 सीट देने को तैयार थी। बाद में काफी चर्चा के बाद राहुल गांधी स्तर पर बातचीत के बाद 28 पर जाकर दोनों पार्टियों ने अपनी बातों पर मोहर लगा दी है, यानी दोनों पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी। ऐसे में थालापति विजय के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। थालापति विजय की पार्टी को लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी का उनको सपोर्ट मिलेगा तो वो अच्छा परफॉर्म करेंगे और कांग्रेस पार्टी के दम पर अच्छी राजनीतिक रोटी चमका पाएंगे, यानी राजनीतिक तौर पर अपनी स्थिति को मजबूत दिखा पाएंगे। लेकिन हुआ एकदम उल्टा ही। थालापति विजय की पार्टी के साथ में कांग्रेस पार्टी कोई गठबंधन नहीं बनाएगी और थालापति विजय पर पहले ही 2 गंभीर आरोप लगे। एक तो करूर के अंदर जो भगदड़ में लोगों की जान गई, उस मामले को लेकर भी थालापति की नेगेटिव इमेज बन गई दोस्तों। दूसरा, उनकी पत्नी ने थालापति विजय पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का भी आरोप लगाया था और इन्हीं 2 कारणों से कहीं ना कहीं उनकी छवि काफी खराब हो गई है। इसलिए थालापति विजय के साथ में कांग्रेस पार्टी शायद दिखना नहीं चाहती है, तो अपने पुराने सहयोगी के साथ मिलकर ही आगे बढ़ेगी और 3 सीट का कांग्रेस को यहाँ पर फायदा मिला है। काफी संघर्ष के बाद कांग्रेस पार्टी को 3 एक्स्ट्रा सीटें डीएमके पार्टी ने दी है। क्या आप भी मानते हैं कि ये जो 3 सीट एक्स्ट्रा दी गई है, इसे आने वाले दिनों के अंदर डीएमके और कांग्रेस पार्टी के रिश्ते और मजबूत होंगे? और जो पुडुचेरी है, जहां पर कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहता है और डीएमके पार्टी भी एक बड़ी भूमिका में रहती है, वहां पर डीएमके पार्टी को भी अच्छी खासी सीटें कांग्रेस पार्टी लड़ने के लिए देगी। जो भी आपको लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जिसमें नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे ये बात अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद माहौल बनाया जा रहा है कि बीजेपी का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। दोस्तों, ऐसे ही रंजन कुमार झा नाम का एक तथाकथित जर्नलिस्ट दावा करता है कि बीजेपी को चाहिए कि मंगल पांडे को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए, एक ब्राह्मण चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया जाए। यूजीसी को लेकर सवर्ण समाज के नाराजगी को दूर करने के लिए फैसला लेना चाहिए। यूपी में भी इसका फायदा होगा। दूसरे नाम भी लिस्ट में है। रविशंकर प्रसाद का नाम आगे किया जा सकता है, नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी का नाम आगे किया जा सकता है। हालांकि दोस्तों, जो बीजेपी वाले हैं वो कभी भी सवर्ण समाज के लोग और खासकर ब्राह्मण समाज के लोगों को तो बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, क्योंकि आबादी काफी कम है। और दूसरा ये कि बीजेपी राष्ट्रीय जनता दल के सबसे बड़े कोर वोटर यानी यादव समाज के किसी एक नेता को आगे करके तेजस्वी यादव की राजनीति खत्म करने की कोशिश करेंगे तो नित्यानंद राय की राजनीति आगे बढ़ सकती है, उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है अगर नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं तो। इनकेस अगर इस बात को लेकर डिस्कशन चर्चा होती है कि बीजेपी की ओर से कौन मुख्यमंत्री बनेगा, तो उसमें सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय का नाम तो आगे रहेगा ही। लेकिन ये जो लोग जो दोस्तों अलग अलग तरीके के अपने आप को जर्नलिस्ट बताते हैं और दावा करते हैं कि उनका मानना है कि ये बनना चाहिए, दूसरे का मानना है कि वो बनना चाहिए, केवल माहौल बना रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी केरल के तिरुवनंतपुरम जा रहे हैं। तिरुवनंतपुरम में राहुल गांधी एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। टेक्नो पार्क में राहुल गांधी डायलॉग करेंगे टेक्नोलॉजी इनोवेशन और अपॉर्चुनिटी पर, और त्रवणकोर के हॉल पार्क सेंटर में ये बातचीत होगी। तिरुवनंतपुरम में पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है। राहुल गांधी 7 मार्च को टेक्नोलॉजी और नवाचार से जुड़े मामले को लेकर टेक्नो पार्क तिरुवनंतपुरम में युवाओं और स्टार्टअप से जुड़े लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे आईटी प्रोफेशन के बारे में भी जानकारी लेंगे और आने वाले दिनों के अंदर केरल को आईटी सेक्टर में किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है, आईटी सेक्टर को केरल में किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, और यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि हैदराबाद लेवल पर विकास केरल के अंदर भी आईटी सेक्टर का हो। क्योंकि जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है दोस्तों, हैदराबाद ने एक नए तरीके का रिकॉर्ड बनाया और वो बेंगलुरु को बड़े स्तर पर टक्कर दे रहा है, खासकर आईटी के मामले में। और इसीलिए केरला के अंदर भी जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कांग्रेस की प्राथमिकता होगी कि केरल को भी आईटी का हब बनाया जाए। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जिसमें ईरान और इजराइल के अंदर लगातार वॉर चल रहा है दोस्तों। ऐसे में ईरान और इजराइल के आपसी युद्ध को लेकर यानी आपसी जंग को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान जिसे भी देश का अगला सर्वोच्च नेता बनाएगा यानी सुप्रीम लीडर बनाएगा, उस नेता को हम नहीं छोड़ेंगे, उसका खात्मा कर देंगे। यही यहूदियों का लक्ष्य है। यानी पूरी तरीके से दोस्तों ईरान को धमकी देते हुए खुलेआम ईरान के टॉप लीडर की हत्या करने की बातें बोल रहा है इजराइल। और इस पर इंटरनेशनल लेवल की जितनी बड़ी एजेंसी है, चाहे यूनाइटेड नेशन की कोई एजेंसी
हो या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO WHO हो, कोई भी हो, कोई भी संस्थान इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है, चुप्पी साध कर बैठे हैं। सोचिए एक ईरान जैसा देश है जो इतना पुराना देश है दोस्तों और शांतिपूर्ण तरीके से रह रहा था और वहां जाकर ये लोग आतंक मचा रहे हैं और दूसरी ओर धमकियां दे रहे हैं कि अगर कोई अयतुल्ला अली खामनेई की जगह लेगा तो हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे, यानी जिसको चुनोगे उसकी हत्या कर देंगे। इस तरीके की बातें खुलेआम बोल रहा है इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि ये रक्षा मंत्री इजराइल का अमेरिका के ढोस में इस तरीके की बातें बोल रहा है और उसको ये बात पता है कि अमेरिका सपोर्ट करेगा, इसीलिए जो मन कर रहा है वो बोल रहा है और खुलेआम कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के अंदर जो एक लॉ होता है जिसे इंटरनेशनल लॉ कहा जाता है उसको पूरी तरीके से इसने खत्म कर दिया है। और इजराइल वाले अंतरराष्ट्रीय लॉ को मानते नहीं है, इंटरनेशनल कानून को मानते नहीं है, जो पूरे विश्व के देशों को मानना चाहिए। इससे साफ तौर पर पता चलता है दोस्तों कि जबरदस्त तरीके का जो बवाल पूरी दुनिया भर के अंदर इन्होंने करवा रखा है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि इजराइल वाले अमेरिका के कारण पूरी दुनिया भर के जो नियम कानून है दोस्तों, कायदे हैं, उसको मानते नहीं है और जो मन करता है वो करते हैं, जिसे इस तरीके की अफरा तफरी मची हुई है दुनिया भर के अंदर। पेट्रोल, डीजल और ऐसे तेल से लेकर कई सारी चीजों की दिक्कतें बढ़ गई है और आम जनता इससे सीधे प्रभावित होगी और कहीं ना कहीं कई सारे देश जो अभी अर्थव्यवस्था के तौर पर बढ़ती हुई इकोनॉमी है वो भी ठप होते हुए नजर आएंगे। अगर आप भी मानते हैं कि ये इजराइल और अमेरिका मिलकर पूरी दुनिया को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार आगे भी इसी तरीके से पहुंचती रहे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को